मित्रों, अगस्त का महीना है, बड़ा पवित्र महीना है। हमारी 1947 में इसी अगस्त माह में स्वतंत्रता मिली थी। 15 अगस्त निकट है। 15 अगस्त को हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और अमृत महोत्सव का भी 1 साल पूरा हो रहा है। तो आज हम इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए आज का कार्यक्रम हम दे रहे हैं। स्वतंत्रता पूर्व आंदोलन में जिन लोगों की भूमिका है उस पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों नमस्कार। दिव्यांग यूट्यूब चैनल पर मैं विष्णुकांत मिश्र आप सभी का अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। सन 1918 के बाद से हम शुरू करते हैं खेड़ा आंदोलन। आप लोगों ने बहुत सारे आंदोलन सुने होंगे, लेकिन जो नए नए आंदोलन ला रहे हैं आप लोगों की जानकारी के लिए बड़ा पढ़ाई की है, इसमें बड़ा अध्ययन किया है। इसको तैयार एक एपिसोड तैयार करने के लिए 7-8 दिन लगातार पढ़ाई करना पड़ता। बड़ी किताबें, NCERT की बुक्स, कुछ लेख, कुछ नेट से मतलब गूगल से, कुछ बातें उन पे जिन पे हमको संदेह होता था उसको 3-4 जगहों से उसका वेरिफिकेशन करना, उसके समतुल्यीकरण करना। कुछ में डेटों में भ्रम पैदा हो जाता था, कुछ में कुछ लिखे कुछ में कुछ, तो उसका दिक्कत होती, तो फिर सरकार की वेबसाइट से उसका मिलान करना। तो ये सब मिलान करके आपके लिए हम बहुत बड़ा उपयोगी आज कार्यक्रम में ये एपिसोड देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले से किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी, वहीं से शुरू होता है। लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया था। किसानों की जब कुछ हुई नहीं, किसानों की फसलें, तो कहाँ से राजस्व दें। हमारे भी पिताजी बताते हैं कि उस समय उनके पास 70-80 बीघा खेती थी, लेकिन 2-4 मन गेहूँ पैदा कर पाना बड़ा कठिन काम था। और उसमें बहुत सी तो खैर पड़ती पड़ी थी, लेकिन जो होता था और राजस्व सबका देना पड़ता था। राजस्व बहुत ज़्यादा नहीं था, 15-16 रुपये देना पड़ता था। तो 15-16 रुपये में जब प्रति 15-16 रुपये भी उस जमाने में जुटा पाना कोई मामूली काम नहीं था। जैसे आज हज़ारों रुपये 15-16 को आप तुलना कर लीजिए। तो उस समय किसानों का समर्थन किया, वल्लभ भाई पटेल जी ने समर्थन किया। और वल्लभ भाई पटेल जी ने समर्थन किया और उन्हें सलाह दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वे राजस्व का भुगतान रोक देंगे। अंततः ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को मांगे मान ली। फिर दूसरा आंदोलन आता है, नोट करते जाइएगा, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? सन 1928 में। सन 1928 में गुजरात में हुए इस किसान आंदोलन का नेतृत्व भी सरदार पटेल ने किया। उस समय भारतीय सरकार में किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने उस समय वृद्धि इस लगान वृद्धि आंदोलन का भरपूर विरोध किया और भरपूर विरोध किया। अंततः सरकार ने एक जांच समिति का गठन किया, जिससे कर वृद्धि को अंचित माना और कर वृद्धि को घटाकर 6.3 कर दिया गया। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। जो सरदार मतलब जो नेतृत्व करे वही सरदार की उपाधि दी। और सरदार पटेल ने गांधी जी की अहिंसा नीति से प्रभावित भी रहे, और जिसके कारण उन्होंने गांधी जी द्वारा दिए गए सभी स्वतंत्रता आंदोलनों, उदाहरण के लिए असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन आदि में प्रमुख भूमिका अदा की। तो सरदार पटेल का ये बड़ा मतलब बहुत बड़ा योगदान था। फिर आके आ जाइए कराची अधिवेशन। तब तो भाई पाकिस्तान भारत एक में था, तो कराची कोई अलग थोड़ी था, वो भारत का एक अंग था। तो ये 1931 में कराची आंदोलन हुआ। मार्च 1931 में कराची में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी सरदार पटेल ने की। और इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते यानी दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई। गांधी इरविन समझौते के नाम से भी ये जाना जाता है, 1931 का ये समझौता। उसी अधिवेशन में 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनाया गया, जिसे एक मूलभूत राजनीतिक अधिकारी मौलिक अधिकार से और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित था। कांग्रेस ने इसी अधिवेशन में घोषणा की कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक आज़ादी देने की आवश्यकता है।
आगे चलकर इस प्रावधान को भारतीय संविधान में अंगीकार किया गया, नीति निर्देशक तत्वों के रूप में इसको शामिल भी किया गया। अब सरदार पटेल की भूमिका पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। संविधान निर्माण भी उनमें भी उनकी कितनी भूमिका थी। सरदार पटेल ने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाते हुए विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। पटेल ने संविधान सभा में विभिन्न समितियों में अपनी सेवाएं प्रदान की। उदाहरण के लिए वे भारतीय समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, मौलिक अधिकारों पर गठित समिति के अध्यक्ष और अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष रहे। पटेल जी की मैं बात कर रहा हूँ। और पटेल जी, चूँकि आज का ये कार्यक्रम हमारा पूरा संपूर्ण रूप से पटेल के ऊपर ही है, तो इसलिए पटेल के ऊपर हम ये बात करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल का भारत की स्वतंत्रता में वे अभूतपूर्व योगदान है। भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका। अब जैसे कि कल आपसे पूछा गया था कितनी रियासतें थी, वो सब पूछा गया था, देखा गया था, वो आज के कार्यक्रम के लिए पृष्ठभूमि थी। उसको जानने के लिए आपको जानना भी चाहिए वो सब चीज़ें। भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी और उनके पास वो उस समय पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री बने। उन्होंने कैरेट और स्टिक की नीति अपनाकर 562 रियासतों को भारत में विलय करवाया। कितनी रियासतों को? 562 रियासतों को। इस महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उन्हें आधुनिक भारत का बिस्मार्क आप समझ लीजिए, जर्मनी के भाग थे, उसके एकीकरण हेतु रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। मतलब जहाँ पर मारकाट की जरूरत हो वहाँ पर लौह माने पूरे, जहाँ पर पूर्णतया कड़क निर्णय लेने की बात थी। तो उसी नीति का फॉलोअर बन के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारी रियासतों को एक में 562 रियासतों को एक में मिलाने की कूटनीतिक प्रयास किया और पूरा हुआ भी। उनका प्रयास सफल रहा। फिर आता है सिविल सेवाओं, जो आजकल IAS, IPS ये सब कहा जाता है। उस समय ये सिविल सेवाएं इंडियन सिविल सर्विसेज ICS कहा जाता था। सिविल सेवाओं के निर्माण में उनकी अहम भूमिका थी। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947, याद रखिएगा, वो दिल्ली में मेटकाक हाउस में प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनरी अधिकारियों को संबोधित किया था तथा सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। क्या कहा था? स्टील फ्रेम। जब चारों तरफ से जब गढ़ा होगा तभी हमारे भारत की ये तस्वीर मजबूत हो सकी। स्टील फ्रेम कहा था। तभी से 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर आती है, अब इसी तरीके से पटेल की जो भूमिका यहाँ पे है, उसी तरीके से दूसरी भूमिका जो आती है वो दूसरी भूमिका आती है जिन्ना की। जिन्ना के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका क्या थी? ऐसा नहीं कि जिन्ना बाद में तो हो गए, सब बड़े सांप्रदायिक उनके ऊपर रंग चढ़ गया, एक कम्युनिटी विशेष को, पहले बड़े उदार थे और वो तिलक के बड़े अनुयायी थे। बाल गंगाधर तिलक के वो चेले कहे जाते। बाल गंगाधर तिलक को गुरु मानते थे। जिन्ना 1996 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1896 जिन्ना 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे और 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। 17 साल लगभग कांग्रेस में रहे और गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत करार दिया था और जिन्ना ने खुद मुस्लिम गोखले बनने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था जैसे आप हिंदुओं के गोखले हैं वैसे मैं मुस्लिम में भी आप ही की प्रतिरूप बन करके काम करूंगा, ये कहा तो था। वो दौर था जब जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े पैरोकार माने जाते थे। लेकिन बाद में, ये तो आप सब जानते हैं, जिन्ना बाल गंगाधर तिलक से भी खासे प्रभावित थे। 1986 में लखनऊ
अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता करवाने में बाल गंगाधर तिलक के साथ जिन्ना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में जिन्ना ने खुद को एक पक्का कांग्रेसी घोषित किया था, एक ऐसा कांग्रेसी जिसे सांप्रदायिक नारों से कोई लगाव नहीं थी, बल्कि सांप्रदायिक नारों से घृणा बताई थी। लेकिन फिर आगे चलिए, होम रूल आंदोलन में जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका। कल देखिए होम रूल पे हमने प्रश्न पूछा था। होम रूल आंदोलन में जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका। 1917 में जब गंगाधर तिलक के खिलाफ तीसरी बार ब्रिटिश भारत की सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा दायर किया, तो जिन्ना ने उसका सफलतापूर्वक कड़क विरोध किया, बचाव किया, और तिलक का उन्होंने काफ़ी बचाव किया। अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई। उसके बाद जिन्ना का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। जिन्ना ने गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए जाने का विरोध किया था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन चलाया था, उसका उन्होंने विरोध किया था जिन्ना ने। और उनका मानना था कि राजनीति में पंथ का समावेश नहीं होना चाहिए, लेकिन गांधी के आगे कांग्रेस में उनकी एक न चली। आखिरकार 1921 में जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी। देश के विभाजन में जिन्ना की भूमिका सर्वोपरि है। जिन्ना की वजह से ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। साइमन कमीशन के विरोध में आई नेहरू रिपोर्ट में जिन्ना द्वारा सुझाए गए संशोधन को शामिल न किए जाने से नाराज होकर जिन्ना मुस्लिम लीग के आगा खां गुट में जा मिले और 1929 में अपनी 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की, जिसमें पृथक निर्वाचन मंडल के बात की गई थी। उनका मानना था कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल हो और प्रांतों का अधिकतम स्वायत्तता अर्थात कमजोर केंद्र वाली परिसंघीय व्यवस्था बनाने की मांग रखी थी। मतलब केंद्र सरकार कमजोर रहे और जो कुछ हो वो सब प्रांतीय सरकारें ही करें। तो इस प्रकार से ये तो व्यवस्था की थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को आपेक्षिक सफलता नहीं मिली। खड़े तो हुए लेकिन सफलता नहीं मिली, और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को भी कांग्रेस ने जीत लिया, और इससे मुस्लिम लीग को बड़ी निराशा हुई। जिन्ना ने सांप्रदायिकता और अलगाववाद की राजनीति शुरू कर दी। कहाँ तो सांप्रदायिकता का विरोधी थे, फिर सांप्रदायिकता शुरू कर दी। और जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने नया नारा कांग्रेस के हिंदू बाहुल्य शासन में इस्लाम खतरे में है। कांग्रेस के हिंदू बाहुल्य शासन में इस्लाम खतरे में है, इस बात का उन्होंने तब नारा दिया था। आज भी वही नारा चल रहा है, बहुत जगहों पे चल रहा है, किसी दूसरे रूप में चल रहा है लेकिन चल रहा है। इसी क्रम में 1939 में प्रांतीय सरकारों से कांग्रेस के त्यागपत्र को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। जब वो कांग्रेस से छोड़ा था जिन्ना ने, तो मुस्लिम लीग ने इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ये आप सब याद है। द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य जब कांग्रेस पर भारत छोड़ो आंदोलन जैसी गतिविधियों के कारण प्रतिबंध लगाया गया, अधिवेशन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया। तब इस मौके का लाभ उठाकर जिन्ना ने मुस्लिम लीग की मांग के लिए जमीन तैयार की। अब जब सब कांग्रेस तो जेल में चले गए थे, ये बाहर थे, इन्होंने सभी मुस्लिम नेताओं उनको भड़कू करके तैयार की थी। ऐसे में हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की मांग कर जिन्ना का काम आसान कर दिया। जब उधर हुई तब दूसरे भी मांगने लगे हिंदू राष्ट्र का, तो उनकी जिन्ना की बात तो बिल्कुल सफल होती दिख गई। हिंदू राष्ट्र का वो मांग कर रहे थे, मुस्लिम राष्ट्र तो विभाजन हो ही जाना था, और ये आखिरकार में हुआ भी। अपनी सांप्रदायिक नीति के चलते 1946 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने 95% मुस्लिम सीटों पर जीत दर्ज की। अब देखिए, फिर मुस्लिम और अंतरिम सरकार में सरकार के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के उद्देश्य से शामिल हुई। मुस्लिम लीग कांग्रेस सरकार में शामिल भी हुई। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया और निरंतर पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही। अपनी मांग मनवाने के लिए जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन किया। अंततः कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए,
जिन्ना जो है अंग्रेजों का पिट्ठू बन गया। फिर बाद में, पहले तो लड़ाई कर रहा था लेकिन बाद में बन गया। फिर अंग्रेज तो चाहते थे डिवाइड करना, पाकिस्तान भारत बन जाए तो उनको अच्छा लगता था, बहुत देश मजबूत न मिले छोड़ा हुआ उनका देश। तो इसमें अब ये बातें थी। लेकिन जब आज के पटल पे जिन्ना और पटेल की तुलना की जाती है तो उसके पटेल और जिन्ना की तुलना भी हम करना चाहेंगे, और ये उचित भी है। आज आपको देखना भी चाहिए कि नंबर एक, पटेल और जिन्ना दोनों ही वकील थे, दोनों में समानता थी, और जिन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई लंदन में की थी, दोनों ही लंदन के पढ़े हुए थे। नंबर दो, दोनों कांग्रेस से संबंध थे, दोनों कांग्रेस से संबद्ध थे, और जिन्ना गांधी पूर्व कांग्रेस के बड़े नेता थे। जिन्ना गांधी पूर्व कांग्रेस के बड़े नेता थे, वहीं पटेल गांधी जी से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हुए और अंतिम सांस तक कांग्रेस में शामिल रहे। नंबर तीन, दोनों ही नेता ब्रिटिश राज्य में भारतीय उपनिवेश की मुक्ति चाहते थे। दोनों ही नेता, मतलब उनकी भी होती कि इंग्लैंड अंग्रेजों से मुक्ति मिले। जिन्ना जहां होम रूल आंदोलन के प्रभावी नेता रहे, वहीं पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह, बरडोली, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर चार देख लीजिए, राष्ट्रवादी विचारधारा से संबद्धता। पटेल जहां नरम हिंदू राष्ट्रवादी थे, वहीं जिन्ना अंततः कट्टर इस्लामी राष्ट्रवादी साबित हुए। 25 जून 1945 को आयोजित हुए शिमला समझौते में कांग्रेस की ओर से पटेल, जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद के साथ तथा मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना शामिल हुए। 25 जून 1945 को आयोजित हुए शिमला समझौते में कांग्रेस की ओर से पटेल, जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद तथा मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना शामिल हुए। छठा, पटेल और जिन्ना दोनों की आस्था लोकतांत्रिक मूल्यों में थी। दोनों जनता के हाथों में शक्ति दिए जाने की वकालत करते थे। पटेल की अध्यक्षता में 1931 में संपन्न हुए कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जहां नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया, वहीं जिन्ना ने 1929 में 14 सूत्री मांग के अंतर्गत नागरिक, विशेषकर मुस्लिम हितों के अनुरूप की शिक्षा, धर्म के अधिकार की स्वतंत्रता की वकालत की। तो इस प्रकार से उनका एक संकुचित दायरा था, जबकि पटेल का एक विस्तृत और उदारवादी दायरा था। सरदार पटेल जहां आधुनिक भारत की अखंडता को सुनिश्चित करने का कार्य किया, वहीं जिन्ना ने भारत के विभाजन में अहम भूमिका निभाई। पटेल जहां गांधीवादी सिद्धांत सत्याग्रह में विश्वास करते थे, वहीं जिन्ना अपनी मांग मनवाने के लिए हिंसात्मक गतिविधियां और परस्पर कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे को मनाने के लिए गुरेज नहीं करते थे। पटेल ने स्वतंत्रता के साथ ही जनता से जुड़े जमीनी मुद्दों पर कार्य किया और गांधीवादी संरचनात्मक कार्यों से जुड़े रहे, जबकि जिन्ना ने इस तरह की कोई व्यापक कार्रवाई नहीं की। पटेल ने जहां गांधी जी के प्रभाव में आकर भारतीय वेशभूषा, जीवन शैली को अपनाया, वही जिन्ना पर पश्चिमी सभ्यता का अतिशय प्रभाव था। वो टाई, वो तो पाकिस्तान के अभी प्रधानमंत्री सब टाई वाई लगा के चलते हैं। वो पटेल पृथक निर्वाचन मंडल के विचार के विरोधी थे। वहीं हिंदू मुस्लिम एकता में बाधक के तौर पर देखते थे पटेल जी, लेकिन जिन्ना द्वारा दिए गए द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पटेल ने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन जिन्ना उस पर अड़ा रहा। पटेल का रुख ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक था, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के उपनिवेशक चरित्र को भलीभांति समझते थे। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को मनवाने के लिए ब्रिटिश के प्रति सहयोगात्मक रुख अपनाया। ब्रिटिश का हमेशा सहयोग करता रहा, ताकि, और ब्रिटिश वाले भी भारत को तो यानी उन्होंने तो एक बार ये भी प्रस्ताव रखा था, जब पाकिस्तान बढ़ गया था, पाकिस्तान से बांग्लादेश, तो यानी पश्चिम पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जाने की सड़क बीच इंग्लैंड दिल्ली होकर के नीचे गुजरते हुए निकले, जिसका पटेल ने बड़ा विरोध किया था, वो नहीं हो पाई। पटेल ने भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण निभाने के साथ ही भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों, गृह मंत्रालय, संचार मंत्रालय और रियासतों के मांगों के तौर पर अपनी सेवाएं दी, जबकि पाकिस्तान के राष्ट्र निर्माता जिन्ना पाकिस्तान सरकार में कभी शामिल नहीं हुए। वो बस दोनों के विचारों के वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है,
इसको भी देखें। आज की वैश्वीकृत व्यवस्था में जहाँ विभिन्न धर्म संस्कृतियों में मध्य अंतर संबंध स्थापित हो रहा है, ऐसे में धर्म के आधार पर जिन्ना का राष्ट्र विभाजन का विचार अप्रासंगिक प्रतीत होता है, जबकि पटेल का विभिन्नता में एकता का सिद्धांत वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि में अपने समय से कहीं अधिक वर्तमान संदर्भों में प्रासंगिक है, और है भी प्रासंगिक बना हुआ हुई। तो आगे की राह भी देख लीजिए। आगे की राह, हम आगे की राह के इतिहास विश्वास का नहीं, इतिहास विश्वास का नहीं बल्कि विश्लेषण का विषय है, और आपको विश्लेषण करना भी चाहिए। अतीत सिर्फ वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, बल्कि हमारे भविष्य की दृष्टि हमारे अतीत से प्रभावित होती है। हमारे भविष्य की दृष्टि हमारे अतीत से प्रभावित होती है। इतिहास का समय विश्लेषण और मूल्यांकन हमें अतीत की त्रुटियों से सबक लेने को प्रेरित करता है, जिससे रक्त रंजित इतिहास की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, ऐसे में सरकार को ऐतिहासिक तथ्यों प्रमाणों को संरक्षित कर किसी के पूर्वाग्रह से बचते हुए इतिहास का पुनर्लेखन करवाना ही चाहिए, क्योंकि जो समाज अपनी संस्कृति और अतीत का संज्ञान और नायकों का सम्मान नहीं करता, वो पतन की ओर जाता ही है। तो मित्रों, ये आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिख के बताइएगा। इस प्रकार के हम हर शुक्रवार को विचार प्रस्तुत किया करेंगे, विशेषकर अगस्त महीने में स्वतंत्रता से ही जुड़े मुद्दों में, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए मुद्दों में, भारतीय राष्ट्रीय उत्थान से जुड़े हुए मुद्दों पर ही हम बात करेंगे। हमारा बात किसी दल विशेष को दृष्टि में रखकर नहीं होगा। हमारी बात निष्पक्ष होगी, तटस्थ होगी, व्यापक विश्लेषण पर आधारित होगी और सच कहेंगे। जो कुछ सच, बिल्कुल निडर होकर सच कहेंगे। आप लोगों का समर्थन चाहिए। आप लोग हमारे इस कमेंट पे, आज के इस एपिसोड पे किस तरीके से कमेंट करते हैं, और हमें अगर कहीं गलती हो तो ज़रूर उसका उल्लेख करिएगा। हो सकता है हमारे स्लिप ऑफ टंग हो गई हो, कहीं सन वन का गलत हो, सन या वर्ष बताने में, लेकिन ऐसी गलती हुई नहीं है। स्पष्ट करना चाहता हूँ, बार बार पढ़ के लिखा है, और हमने एक पूरा आलेख तैयार किया टाइप करके, उसके आधार पे हमने लिखा, पूरा बनाया है। ये अभी 1 घंटा पहले तक उसको हम बनाते रहे, और उसके बाद तैयार करने के बाद ये तैयार करिए। ये बड़ा मतलब अधिकृत जानकारियाँ हैं। तो मित्रों, आपका बस इतना हम जरूर चाहते हैं, हमारी इस 2-3 दिन की मेहनत का, जब 2-3 दिन मेहनत कड़क करते हैं, तब ये 20-21 मिनट का एपिसोड बन के तैयार होता है, और उस 20-21 मिनट के एपिसोड को आप तक पहुंचाने में 2 घंटे और लग जाते हैं, उसको सजाने संवारने में। तो इतना सब करने के बावजूद तो क्या मैं आपसे इतनी तो अपेक्षा कर ही सकता हूँ कि आप हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को करिए, युवाओं को करिए जो तैयारी कर रहे हैं, और अपने घर पे लोगों को बताइए, शेयर करिए, और कम से कम कमेंट तो करा करिए। आप देख लेते हैं, देखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच, लेकिन कम से कम नीचे कमेंट कर दिया करिए। अगर कुछ बात अच्छी न लगे तो उसके ऊपर भी आप अपनी बात लिखिए। आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई मतलब रोक नहीं सकता, किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। आप लिखिए, हमारी प्रशंसा, हमारी खुशी नाखुशी का बिल्कुल ख्याल मत कीजिए। हम किसी कौन सी बात आप लिख देंगे तो हम बड़ा खुश हो जाएंगे, या कौन सी ऐसी बात लिख देंगे जिससे मैं नाराज़ हो जाऊंगा, इन सब बातों का ख्याल मत करिए। मैं बिल्कुल तटस्थ रूप से उसको लेता हूं, और जो बात मान लीजिए हमारे आपने उसका गलत किया तो उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उससे मैं कोई नाराज़ नहीं होता। लेकिन बहुत सी बातें आपके ऐसी होती हैं जो हमको सुधार की ओर इंगित करती हैं, और वो सुधार आखिरकार में हमारा और आप दोनों का लाभ करता है। तो मित्रों, आज की बात बस यहीं तक। कल फिर मिलेंगे, कल तो नहीं लेकिन अगले बृहस्पतिवार को मिलेंगे। तो कल कहे गए गलती से, कल नहीं मिलेंगे। कल तो सुधा जी की कहानी आएगी, फिर संडे को मंसूरी जी का आएगा। सोमवार को एक और बड़ी हस्ती प्रीति एम शाह का साक्षात्कार, जो समाज सेवी हैं, उनका साक्षात्कार हम प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका साक्षात्कार, वो बहुत डैशिंग महिला हैं और बड़ा काम करती हैं, समाज सुधार में बड़ा काम करती हैं, और बड़ी मृदुभाषी हैं, और काफ़ी कुछ करा करती। काफ़ी दिनों से उनका इस क्षेत्र में काम करने का अनुभव। तो सोमवार को मिलिएगा मेरे साथ एक साक्षात्कार में, प्रीति एम शाह का साक्षात्कार मैं सोमवार को रिलीज करूँगा। वो साक्षात्कार हो तो शनिवार को जाएगा, लेकिन वो रिलीज होगा सोमवार को सवेरे 6, साढ़े 6 बजे।
तो मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं शनिवार को कल सुधा जी की कहानी के साथ। नमस्कार।